नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और देखिए किस तरीके से दुनिया आज ऐसे संकट के मुहाने पर खड़ी है जहां पर देश अपने वर्चस्व और प्रभुत्व की लड़ाई में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस वैश्विक संघर्ष की जटिलताएं कई मोर्चों पर अब ऊपर उभर कर आ रही हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? खतरनाक है मानवीय संकट और गाजा पट्टी में लगातार बढ़ रहे इजराइल हमास संघर्ष के रूप में ये जो चीजें सामने आ रही हैं, ये सबसे ज्यादा कठिन और जटिल है। इस जटिल विवाद के मध्य पूर्व को अंगारों की तरह ये लगातार जकड़ता जा रहा है और पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा को एक बड़ा झटका लगा है। गाजा में रक्तपात और भुखमरी के हालात हैं, तो वहीं इस बीच इजराइल गाजा पर कब्जे की तैयारी में जुटा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इजराइल गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है। नेतन्याहू गाजा को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। गाजा युद्ध शुरू होने के करीब 2 साल बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अब पूरे गाजा पर कब्जा करने की योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन नेतन्याहू के इस बिग गाजा प्लान पर इजरायली सेना सहमत नहीं है, यानी कि अब दोनों के बीच, सेना और प्रधानमंत्री दोनों के बीच असहमति का माहौल है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने योजना पर आपत्ति जताई। अब इससे इजरायली राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच तनातनी का माहौल ज्यादा बढ़ गया है। जमीर ने चेतावनी दी है कि गाजा पर कब्जे की कोशिश से वहां बंधक 20 इजरायली नागरिकों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। अब जमीर के मुताबिक इससे इजराइल गाजा में एक थकाऊ युद्ध में ये पूरी चीजें उलझ जाएंगी। 2 साल का लंबा वक्त ऐसे ही बीत चुका है। फिलहाल गाजा के करीब 75% हिस्से पर इजरायली सेना का नियंत्रण है और बाकी जो 25% हिस्सा है उस पर भी इजराइल अब कब्जा चाहता है, लेकिन सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ रहा। अब नेतन्याहू संपूर्ण गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर नेतन्याहू के प्लान पर अमल होता है तो गाजा में रहने वाले 23 लाख लोगों का क्या होगा? तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इन 23 लाख लोगों का क्या होगा और विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि जरूरी है आज का चर्चा। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गाजा और इजराइल का ये जो युद्ध है ये लगातार 2 सालों से चल रहा है और अब जिस तरीके से गाजा पर पूर्ण तरीके से कब्जा करने के प्रयास में और फिराक में इजराइल है, इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे और विस्तार से समझने की प्रयास करेंगे हम कि आखिर इजराइल चाहता क्या है और आखिर इस कब्जे के बाद हमें क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले सर, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी और जो हमारे साथ वीके दत्ता जी जुड़े हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल पर और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीके दत्ता जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। लगातार इजराइल कई देशों के साथ युद्ध कर रहा है, अगर हम लेबनान की बात करें, सीरिया की बात करें, और ऐसे ही अभी हमने हाल ही में ईरान के साथ भी युद्ध देखा और अब जब खबर निकल के सामने आ रही है कि गाजा पर पूर्ण तरीके से कब्जा करने के प्रयास में इजराइल है, हमें कैसा माहौल देखने को मिल सकता है आगे, और अगर ऐसी ही चीजें चलती रहीं तो आखिर इन पर विराम कब लगेगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो अगर आप वापस मैं आपको ले जाऊं 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, 7 अक्टूबर पिछले बरस की बात कर रहा हूं मैं, जबकि हमास द्वारा एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड टेररिस्ट अटैक किया गया, बहुत ही घिनौना हमला करके उन्होंने तकरीबन 1200 इजरायली नागरिकों को मारा और 250 को पकड़ के ले गए। उसके बाद लगातार इजराइल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, चाहे हमास के खिलाफ हो, हिजबुल्लाह के खिलाफ हो, या उसके साथ में जो ईरान के प्रॉक्सी थे जिसके अंदर हुती शामिल हो गए, और ये बाद में पता चला कि इस सारी कार्रवाई के पीछे ईरान शामिल था। ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो और हुती हो, और साथ में सीरिया की तरफ से भी जो हमले इजराइल के ऊपर हो रहे थे, तो ये उसका प्रचलन था। तो उसके चलते अभी इजराइल ने पहले गाजा के अंदर पूरा जो कैंपेन चलाया, तकरीबन पूरी जड़ें उखाड़ के रख दी हमास की, लेकिन अभी तक पूरी तरह उनको काबू नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत बड़ा एक टनल नेटवर्क एग्जिस्ट करता है गाजा के नीचे, सैकड़ों किलोमीटर का टनल नेटवर्क है, जो अभी तक इजराइल उसको पूरी तरह से काबू नहीं कर पाया। वो तब तक काबू नहीं होगा जब तक वहां से सिविलियन पॉपुलेशन को
सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा, ताकि सिविलियन पॉपुलेशन अलग हो और ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करके हमास के सारे लड़ाकों को मार पाए। हिजबुल्लाह को इन्होंने न्यूट्रलाइज किया, सीरिया में सत्ता परिवर्तन हो गया, उसके बाद में फिर हुती के ऊपर हमला किया इसराइल ने और अमेरिका ने भी किया, और बाद में फिर इसराइल ने रशिया अपना ईरान के ऊपर हमला किया कि ये न्यूक्लियर डिवाइस बनाने के कगार पे पहुंच गया है, और वो जो पूरा सर्कल घूम के ईरान के ऊपर वापस आया। अभी जो बचा खुचा काम, जो एक एजेंडा है इसराइल का कि वो नहीं चाहेगा फ्यूचर में कोई भी हमला हो इसराइल के ऊपर, और जहां जहां से हमला हो रहा है वहां बफर जोन, और वहां पे वो ऐसी सिक्योरिटी एक पैराडाइम बनाना चाहता है कि आगे कभी फ्यूचर में इसराइल के ऊपर जो 7 अक्टूबर जैसा 2023 का हमला हुआ था वो ना हो पाए। और उसके चलते ये पूरी कार्रवाई चल रही है, और अमेरिका ने भी बोला था कि गाजा को खाली करा देंगे और गाजा के लोगों को हम कहीं और बसाल देंगे और यहाँ पर हम पूरा एक नया डेवलपमेंट करेंगे। तो जहां तक इजराइल और पैलेस्टाइन का सवाल है, टू नेशन थ्योरी तो अभी हो जाएगा। यहाँ पे इजराइल रहेगा, वहां पे वेस्ट बैंक में जो आपके दूसरे पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है, और वो टू नेशन बन जाएगा। गाजा को ये पूरी तरह से खाली करा देंगे और इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो ये इनका लॉन्ग टर्म प्लान है। अमेरिका भी इसके अंदर शामिल है और इजराइल का तो है ही है। और साथ में आपको मालूम होगा सीरिया के अंदर भी ये बफर जोन बनाता चले जा रहे हैं, चाहे गोलन हाइट हो, और उसके साथ में जो पीछे जो हमले करे उन्होंने सीरिया की जो सरकार है, जो आज के दिन में जो पहले सारे टेररिस्ट थे आज के दिन में सरकार में शामिल हो गया वो, तो ये सारी बफर जोन की कार्रवाई है। और उसके चलते इजराइल ये जो अपने चारों तरफ का इलाका है इसको सिक्योर करता चला जा रहा है, ताकि फ्यूचर में इजराइल के ऊपर कोई हमला ना हो पाए। अभी हम बोलेंगे साहब ह्यूमन राइट वायलेशन है, तो क्या न्योता इजराइल ने दिया था इनको कि आगे हमला करो? उस समय तो बिल्कुल शांति थी, ये लोग आगे नौकरी कर रहे थे, रोज आ रहे थे, जा रहे थे, तरक्की हो रही थी गाजा के अंदर। बिल्कुल दत्ता साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि देश अपना प्रिकॉशन कर रही है, बहुत अच्छी बात है कि आसपास के इलाकों को वो सैनिटाइज करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से देशों को खत्म कर देना कि आगे से मुझ पर कोई हमला ना हो, ये एक चिंतनीय विषय बन जाता है। हमारे साथ यूके देवनाथ जी भी लगातार बने हुए। देवनाथ जी, आपके पास आऊंगी और मेरा सवाल यही होगा, क्योंकि हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखा है और काफी लंबे समय से अब तक ये चला आ रहा है। क्या गाजा पर कब्जा करने के बाद इजराइल इस लड़ाई का अंत कर देगा, या कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलग अलग देशों के साथ इजराइल भिड़ता आया है, आगे भी कहीं ना कहीं गाजा पर कब्जा अगर वो कर लेता है तो उसके बाद भी किसी ना किसी देश के साथ वो भिड़ने का प्रयास करेगा, या फिर इसका अंत हम कह सकते हैं कि गाजा पर कब्जा और युद्ध का अंत? देखिए, गाजा पर मिलिट्री तौर पर फतह करके या पुलिस कंट्रोल करके क्या इजराइल गाजा के लोगों को कंट्रोल में कर पाएगा? क्या हमास के जो फाइटर्स हैं उनको कंट्रोल में रख पाएगा? 2005-2006 तक गाजा जो था वो लगातार इजराइल के नीचे था। 1987 से लेके 2006 तक इजराइल की आईडीएफ का टोटल कंट्रोल था गाजा के ऊपर। आईडीएफ की जो पुलिस थी, पुलिस विंग, उसका टोटल कंट्रोल था गाजा के ऊपर। लेकिन फिर भी वो हमास के जो आतंकवादी हैं या फाइटर्स कह लें, उनको कंट्रोल में नहीं ला पाए। तो इस बार भी अगर इजराइल फौजी तौर पर गाजा की हर घर हर गली पर कब्जा कर लेता भी है, फिर भी हमास को कंट्रोल में करना नामुमकिन है, क्योंकि हमास के जो लड़ाके हैं वो गाजा में हर घर में। देखिए गाजा की पॉपुलेशन कितनी है, महज 20 लाख। तो जाहिर बात है उसमें से पुरुष कितने हैं, 10 लाख। जाहिर बात है इसमें से अगर आप ऐसे पुरुष को निकाल दीजिए जो कि 16 साल से कम की उम्र के हैं या 60 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, तो फाइटर ग्रुप कौन सा है हमास का? ऐसे पुरुष जो कि 16 साल से 60 साल की उम्र में हैं। तो 10 लाख पुरुषों में से ऐसे लोग कितने हैं? महज 4 लाख। इसमें से हमास के फाइटर्स कितने हैं? 40,000। तो हर घर में एक हमास का फाइटर है गाजा में, चाहे वो किसी का पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे किसी का हस्बैंड हो, या चाहे किसी का बेटा हो। तो गाजा में जब हम सोचते हैं हमास को एलिमिनेट कर देंगे, टोटल फिजिकल कंट्रोल कर लेंगे, हर गली हर कूचे हर मोहल्ले में कंट्रोल कर लेंगे, ये कंट्रोल करना किसी भी मिलिट्री के लिए संभव नहीं है। गाजा क्या है? एक बड़ा हुआ ओवरग्रोन स्लम है, गलियां बहुत तंग हैं,
उसके अंदर आप इन्फेंट्री नहीं भेज सकते। इन तंग गलियों में खासतौर से जबालिया कैंप के आसपास या खान यूनिस का जो सेंट्रल एरिया है या रफा में जो समुद्री तट वाला एरिया है, उन गलियों में चौड़ाई है मात्र 6 फुट 8 फुट। आप एक बीएमपी यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को भी अंदर नहीं भेज सकते हैं। तो ऐसे में मिलिट्री कंट्रोल असंभव है। हाँ, जीत जाएंगे, 10 बिल्डिंगों को गिरा देंगे, 100 फाइटर्स को मार देंगे, लेकिन फिर भी 3 फाइटर ऐसे बच जाएंगे जिनकी उम्र होगी 14 साल, 16 साल और 19 साल, जो कि आईडीएफ के ऊपर खिड़की के पीछे से एक आरपीजी फायर कर देंगे। तो गजा पर अगर नेतन्याहू सोच रहे हैं कि वो मिलिट्री तौर पे कब्जा करके इस युद्ध को बंद करा देंगे, तो पता नहीं, वो खुद ही आर्मी के बड़े चीफ थे, आईडीएफ के चीफ थे। मेरे ख्याल से उनकी जो आर्मी की सिखलाई है उसके ऊपर उनका पॉलिटिकल जो भाव है वो डोमिनेंट हो रहा है। अपनी मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म को भूलकर वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। देवनाथ साहब, इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि ये जो प्रमुख है, सेना प्रमुख जमीर, उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर ऐसा होता है तो फिर इजरायली की तरफ से जितने भी लोग वहां पर बंधक है उनकी जान का खतरा बन जाएगा, और जो 25% जो जगह है वहां पर कब्जा करना, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में लगातार असहमति भी देखी जा रही है। हाँ, देखिए, जो आर्मी के चीफ हैं, उनके जमीर, उनका जो कहना है वो इस परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा कि गजा जैसी छोटी जगह में अगर आईडीएफ, गजा बहुत छोटी चीज है, ये समझना। अगर हम नई दिल्ली और दिल्ली की बात करें, एनसीआर भूल जाइए, गुड़गांव भूल जाइए, आप नोएडा भूल जाइए, सिर्फ दिल्ली की बात करें तो हमारा क्षेत्रफल दिल्ली का है 2000 किलोमीटर, गजा का क्षेत्रफल है 400 किलोमीटर, यानी गजा का क्षेत्रफल दिल्ली के मुकाबले 1/5 है। तो इतनी छोटी सी जगह में अगर आईडीएफ पिछले 1.5 साल में कंट्रोल नहीं कर पाई, जरूर इसका कोई मिलिट्री रीजन है। बिल्कुल। और मिलिट्री रीजन ये है कि जब आईडीएफ वहां गलियों में घुसने की कोशिश करती है तो आईडीएफ के 3 टैंक चले जाते हैं, 6 बख्तरबंद गाड़ियां चली जाती हैं, और आईडीएफ की एक कंपनी 120 जवान लग जाते हैं। लेकिन उनको रोकने के लिए महज 3 हमास के कमांडो काफी हैं, जो कि 2 बिल्डिंगों के पीछे खिड़की और वेंटिलेटर्स के पीछे से एक लाइट मशीन गन फायर कर रहे हैं, या एक आरपीजी फायर कर रहे हैं, या एक एंटी टैंक रॉकेट फायर कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी एक कंपनी जो कि सपोर्टेड है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से और टैंक से, उनको महज 3 कमांडो हमास के रोक लेते हैं। देखिए, जनरल साहब हमारे साथ हैं, अर्बन वॉरफेयर में जब आप लड़ते हैं, एक इक्वेशन है, मैदानी जंग में अगर आप कब्जा करना चाहते हैं तो आपको 3 गुना ज्यादा फौज चाहिए। पहाड़ी इलाकों में अगर आप दुश्मन को हराकर कब्जा करना चाहते हैं तो आपको 5 गुना फौज चाहिए। लेकिन अर्बन वॉरफेयर में जबकि लड़ाई स्ट्रीट टू स्ट्रीट होती है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, एक घर के अंदर एक एक कमरे के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, तो आपको 7 गुना ज्यादा फौज चाहिए होती है। तो अर्बन वॉरफेयर टोटली अलग चीज है और नेतन्याहू को मालूम है, लेकिन वो अपनी जो मिलिट्री की फौज में रहते हुए उन्होंने जो सीखा था, अब उनका वो उसको भूल कर अपनी जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है कि भाई लिकुद पार्टी को जिंदा रखना है, एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूज पार्टी के साथ रहना है, वो उसको शह दे रहे हैं, ऐसा बोल के कि पूरा गजा पर कब्जा करेंगे। असंभव है, नहीं तो 1.5 साल में नहीं कर रहे थे। जाहिर सी बात है। ठीक है, हमारे साथ मेजर जनरल दत्ता साहब भी लगातार बने हुए। दत्ता साहब, जिस तरीके से आपने देवनाथ सर को सुना, वो जाहिर सी बात बता रहे कि ये असंभव है, और वो बहुत विस्तार से बता रहे थे कि हमास के जो लड़ाके हैं वो किस तरीके से काबिल हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या कहीं ना कहीं नेतन्याहू को इस बात का डर है कि कहीं हमास के जो लड़ाके हैं और अगर ज्यादा संख्या में वो तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इजराइल को इस बात से खतरा हो सकता है? सर, आप शायद म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी हाँ, क्योंकि जब से जंग शुरू हुई, हमास और इजराइल और पूरे जितने प्रॉक्सीज हैं ईरान के, वो इसी मकसद से हुई कि इजराइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी फ्यूचर में कोई उस प्रकार का हमला इजराइल के ऊपर ना कर पाए। उसके लिए अगर आपने ये भी सुनने में आया होगा आपको, ग्रेटर इजराइल, जिसके अंदर की गाजा, आपका सीरिया के एक हिस्से, गोलान हाइट
और जो ड्रूज हैं सीरिया के अंदर, इनको सबको अपने साथ शामिल करके एक ग्रेटर इजराइल का एक नक्शा बना रखा है इजराइल ने, और इसके लिए अमेरिका ने भी उसको सहमति दे रखी है। अभी ये पूरा जो कार्रवाई चल रही है, ये उसी प्लान को एक्टिवेट किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फाइटिंग इन बिल्डअप एरिया बहुत एक कठिन काम होता है, लेकिन अभी आप ये मान के चले, इन्होंने तकरीबन 80-90% जितनी बिल्डिंगें, इमारतें थी गाजा के अंदर, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। अभी उनका रूबल बचा है वहां। लेकिन अभी जो फाइटर हैं, जो 2 आदमी भी निकल के पीछे से आपके ऊपर रॉकेट लॉन्चर चला सकते हैं, ये कार्रवाई को काउंटर करने के लिए इजराइल को बहुत जरूरी है कि सिविलियन पॉपुलेशन को सेग्रीगेट कर दे। जब तक वो सिविलियन पॉपुलेशन सेग्रीगेट नहीं होगी, कोलैटरल डैमेज होता रहेगा, सिविलियन का जान माल का नुकसान होगा। और अभी तक जो तकरीबन आंकड़े आ रहे हैं कि 60,000 के करीब पैलेस्टीनियन मारे गए हैं गाजा के अंदर, वो आंकड़े और बढ़ जाएंगे। और ये बड़ा मैसिव नंबर है, छोटे मोटे आंकड़े नहीं है ये। आप चलो ये मान के चले, जो 1200 इजरायली मारे इन्होंने, और बाद में 100, 150, 200 अभी जो इनके सैनिक मारे गए इस युद्ध के दौरान, तो उसके बनस्पत ये 60,000 पैलेस्टीनियन मारे गए हैं। बिल्कुल, और अभी अगर पूरी तरह से हमास 61,000 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। हाँ, तो इनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, और यही कार्रवाई चल रही है। ये इंच बाय इंच जगह को क्लियर करते चले जाएंगे, जितनी इनकी टनल है उनको ध्वस्त करते चले जाएंगे, यहाँ उसके अंदर केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई भी हमास का लड़ाका नीचे जिंदा ना बचे। और जब ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर ये सोचेंगे कि अभी रिहेबिलिटेशन कहाँ करना है, गाजा में करना है कि इन लोगों को कहीं और शिफ्ट करना है। उसके लिए भी इनके काफी प्लान चल रहे हैं कि क्या इनको सीरिया में धकेला जाएगा। इजिप्ट ने तो वैसे ही मना कर दिया, कोई और इनको लेने को तैयार नहीं है, ना इनको जॉर्डन लेने को तैयार है। तो कहने का मतलब ये जो है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड की हम बात करते हैं, कोई मुस्लिम ब्रदरहुड इनको लेने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये सहानुभूति दिखाएंगे और उसके बाद में अपना किनारा कर जाएंगे। तो इजराइल और अमेरिका अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो काम तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो एजेंडा पूरा ना कर दे। ये मेरा मानना है। आगे अभी समय बताएगा कि ये पूरी तरह बिल्कुल, कैसे बिल्कुल जनरल साहब, आगे ये पता चलेगा कि क्या होगा। हो चुका है, बिल्कुल, हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर दिया, हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर दिया, सीरिया की गवर्नमेंट को निकाल दिया उन्होंने, वहां प्रॉक्सी चल रहा अभी। और जहां तक हमास का सवाल, गाजा में तकरीबन उनका बिल्कुल सफाया कर दिया, और इतने बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। तो हमको बड़ा एम देखना भी, हम छोटा मोटा टैक्टिकल बैटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं कि इनका ओवरऑल प्लान क्या है, उस ओवरऑल प्लान के तहत ये क्या करने वाले हैं, और वो प्लान को ये पूरा अंजाम में लेके आएंगे, उससे पहले रुकेंगे नहीं। ये मेरा एप्रिसिएशन है, गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है दत्ता साहब, ठीक है। अब इसी से जुड़ता एक मेरा सवाल है देवनाथ जी, कि जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि जब तक वो कब्जा करेगा नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं। अब जरा मुझे और दर्शकों को ये समझाइए कि अगर कब्जा कर लेता है, ग्रेटर इजराइल बन जाता है, इसके आगे की क्या स्थिति होगी, इसका दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर ये स्थिति नहीं बन पाती, अगर इजराइल अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होता है, तो इसकी स्थिति किस तरीके से क्लियर होगी, और कौन कौन से देश इजराइल के इस मंसूबे में साफ है? अमेरिका तो साफ तौर पर खड़ा है, लेकिन और कौन कौन से देश हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं? देखिए, इजराइल अगर गजा पे पूरा कब्जा कर भी लेता है और 2006 से पहले वाली स्थिति हो जाती है, फिर भी कोई भी दुनिया का देश इजराइल को पूरी तरह से गजा पर कब्जा करके उसको, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि एक वहां रिवेरिया बना देंगे पूरे गजा को, यानी पिकनिक स्पॉट बना देंगे, ऐसा करने नहीं देंगी, क्योंकि 20 लाख रिफ्यूजीज को आप कहां भेजेंगे? जैसे कि जनरल दत्ता ने बताया कि उनको आप कहीं नहीं भेज सकते, ना वो मिस्र के सेनाई में जाएंगे, ना वो जॉर्डन में जाएंगे, लेबनान उनको लेने के लिए राजी नहीं है, और सीरिया में जा नहीं सकते हैं। तो ये जाएंगे कहां पर? लीबिया ने बोला है कि वो अपने यहाँ पर सिर्फ जो हमास के जो आतंकवादी कह लीजिए या लड़ाके कह लीजिए, उनको लेने के लिए राजी है। तो गजा में अगर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है आईडीएफ का फौजी तौर पर, तो करीबन हमास के टॉप कमांडर्स करीबन 250 अपने परिवार के साथ वो लीबिया चले जाएंगे। तो बाकी बचे गजा का होगा क्या? दुनिया में यूनाइटेड नेशंस हो, यूरोपियन यूनियन हो, ओआईसी हो, सब जगह पर ओस्लो एकॉर्ड जो है वो लास्ट वर्ड है।
1993, 1995 में इजराइल के साथ ओस्लो अकॉर्ड साइन किया गया था, जिसके तहत इजराइल के दो हिस्से होंगे। एक हिस्से में फिलिस्तीन के लोग रहेंगे और एक हिस्से में ज्यूज लोग रहेंगे। और ओस्लो अकॉर्ड पर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे इज़ाक रबिन, उन्होंने 1993, 1995 में साइन कर दिया था। यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सपोर्ट कर रहा है, और तो और अमेरिका का जो विदेश विभाग है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि ओस्लो अकॉर्ड जो है एकमात्र सोल्यूशन है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ओस्लो अकॉर्ड का इंटरप्रिटेशन, वो इज़ाक रबिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने साइन किया था, उनको तो वहां पर एक सिरफिरे ने गोली मार दी, जैसे भारत में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। तो अब होगा क्या? सिर्फ यह है कि इंटरप्रिटेशन में फर्क है। इजराइल के जो लोग मान रहे हैं कि ओस्लो अकॉर्ड के तहत दो देश बन जाएंगे, उसमें यह माना जाता है कि जो अरब पार्ट होगा, वेस्ट बैंक को मिलाकर, गाजा को मिलाकर जो अरब वाला हिस्सा होगा, वह इजराइल का ही हिस्सा होगा, लेकिन अरब लोगों को अब स्वायत्तता मिलेगी, यानी ऑटोनॉमी मिलेगी कि वो अपना इंटरनल अफेयर अपने आप चलाएं। लेकिन उनको तीन चीजें नहीं देने के लिए राजी, तीन चीजें नहीं मिलेंगी। ये इजराइल में जो लोग ओस्लो अकॉर्ड को मान रहे हैं, इजराइल के जो नरमपंथी हैं, इजराइल के जो लेफ्ट ऑफ सेंटर वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, वो जो ओस्लो अकॉर्ड को मान रहे हैं, उनका कहना है कि हम उनको ऑटोनॉमी दे देंगे, लेकिन उनको डिफेंस यानी फौज नहीं देंगे, उनको विदेश मंत्रालय नहीं देंगे, और उनकी गजा की अपनी करेंसी नहीं होगी, वेस्ट बैंक की अलग करेंसी नहीं होगी, वो इजराइल की करेंसी चलाएंगे। अब इसी का दूसरा इंटरप्रिटेशन जो हमास के कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं कि नहीं, इजराइल के दो क्लियर हिस्से हो जाएंगे, जिसमें गजा और वेस्ट बैंक अलग झंडा, अलग डंडा, अलग करेंसी, अलग डिफेंस मिनिस्ट्री यानी फौज, और अलग विदेश मंत्रालय यानी विदेश नीति होगी। तो जाहिर बात है डिस्कशन होगा, यूनाइटेड नेशन में होगा, यूरोपियन यूनियन टू नेशन थ्योरी पर एकदम आमदा है और होने वाला है। समय लगेगा, 3-4-5 साल लगेंगे, लेकिन हो जाएगा। गजा को डोनाल्ड ट्रंप रिवेरिया या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे। ठीक है। तो जिस तरीके से हमने आज चर्चा की कि ग्रेटर इजराइल बनने के फिराक में, बनाने के फिराक में बेंजामिन नेतन्याहू अभी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े थे यूके देवनाथ जी और साथ ही वीके दत्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका तमाम विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब नेतन्याहू है कि अपने फिराक में अड़े हुए हैं, वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि अब वो ग्रेटर इजराइल बनाकर रहेंगे और गाजा पर कब्जा होगी। लेकिन अब अपने ही देश में उनके बीच असहमति का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इनके इस मंशा का क्या होने वाला है आगे, इसका पता तो अब समय के साथ ही चलेगा। अब देखने की बात होगी कि जो गाजा पर कब्जा करने की बात नेतन्याहू अब कर रहे हैं, इसका आगे चलकर क्या होगा और क्या इम्पैक्ट आगे पड़ेगा। चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।